Hello friends, welcome you in my YouTube channel Mighty Bits। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर के इंग्लिश सब्जेक्ट के BA फर्स्ट सेमेस्टर इट मीन्स ENG 101 के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चंस हैं केवल ENG 101 के लिए नहीं है, बल्कि अदर एग्ज़ाम्स जो हैं TGT, PGT या दूसरा कोई एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं जैसे PG एंट्रेंस हो गया, तो इसके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। लगभग में कुछ क्वेश्चंस ज़रूर मिल जाएंगे आपको हर एग्ज़ाम्स में। जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं लैंग्वेज लिटरेचर दोनों को लेकर बनाए गए हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ एसे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ एसे। तो फादर ऑफ एसे किसको कहा गया? यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर है माइकल डी मॉन्टेन। माइकल डी मॉन्टेन जो रहे वो फ्रांस से बिलोंग करते थे और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1533 और डेथ हुई थी 1592 में। 1533 में इनका जन्म हुआ था, 1592 में इनकी डेथ हुई थी। ये माइकल डी मॉन्टेन, इनको फादर ऑफ एसे बोला गया। और इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन आपका है। सेकंड क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। यहाँ देखिए हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फर्स्ट क्वेश्चन में फादर ऑफ एसे है, सेकंड क्वेश्चन में फादर ऑफ इंग्लिश एसे है। तो इंग्लिश एसे का फादर किसे कहा गया? तो देखिए जो इंग्लिश एसे के फादर का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है, ये हमारे जो सर फ्रांसिस बेकन रहे, एक इंग्लैंड से बिलोंग करे। 1561 में इनका जन्म हुआ था, 1626 में इनकी डेथ हुई थी। और फ्रांसिस बेकन एक बहुत ही ग्रेट एसेइस्ट ही नहीं रहे, एक बहुत अच्छे फिलासफर भी रहे। ये इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं हमको अपने एसे के थ्रू, अपने फिलासफी के थ्रू, चाहे वो पढ़ने से लेकर और कोई भी है वर्क है इनका। कोई एसे ले लीजिए आप, स्टडी ले लीजिए, या आप डिस्कोर्स ले लीजिए, आप ग्रेट प्लेस ले लीजिए, आप फ्रेंडशिप ले लीजिए, बहुत सारे इनके एसेज हैं। 58 एसेज का इनका एक कलेक्शन है, जो इनके 58 एसेज आए। तो 58 एसेज में इनके पहला जो पब्लिकेशन हुआ वो हुआ आपका 1597 में, सेकंड 1612 में, और थर्ड 1625 में क्या हुआ था, इनके एसे पब्लिश्ड हुए थे। तो इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे बोला गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ रेनेसा, ग्रैंड फादर ऑफ नॉवल। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इस सारे क्वेश्चंस को मैंने एक में मिला रखा है। और ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है जेफरी चाउसर। ये जो जेफरी चाउसर रहे, इनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी हैं, ये फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ रेनेसा और ग्रैंड फादर ऑफ नॉवल भी बोला गया। और इनका एक ग्रेट वर्क है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स के लिए जाने जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी पोयम है। उसमें हर चीज़ों को इन्होंने बताया है, सोशल लेवल और जो धर्म से भी इन्होंने रिलेटेड चीज़ों पे इन्होंने एक व्यंग किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें थीं उस समय। तो कैंटरबरी टेल्स जो है उसमें एक अच्छी पोयम है। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1343 में, 1343 में नियर अबाउट क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और 1400 में क्या हुआ था, इनकी डेथ हुई थी जेफरी चाउसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर का फादर किसे कहा गया? तो इंग्लिश ग्रामर का फादर कहा गया जो लिंडले मरे हैं, इनको इंग्लिश ग्रामर का फादर बोला गया। एक अमेरिकन लॉयर थे और बहुत अच्छे एक ग्रामेरियन भी रहे ये। तो इन्हीं को बोलते हैं आप फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हु इज़ कॉल्ड
द फादर ऑफ रिफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए आ गया कि फादर ऑफ रिफॉर्मेशन किससे बोला गया। तो फादर ऑफ रिफॉर्मेशन, जैसे इंग्लैंड में क्या हुआ, अनेक क्रांति हुई, जिसमें से आपका एक जो रिवोल्यूशन हुआ उसमें एक आपका रेनेसा आया, रेनेसा के बाद से रिफॉर्मेशन आया। तो रेनेसा क्या था, री अवेयरनेस, री अवेकनिंग था, एक लोगों के अंदर एक पुनर्जागरण आया, लोग अपनी चीज़ों को समझे बूझे, उनके अंदर जानकारियाँ हुई। इसके पहले डार्क एज था, डार्क एज में सब अननोन था, अज्ञानता थी लोगों के अंदर, लेकिन रेनेसा में क्या हुआ, लोगों के अंदर अनेक जागरूकता आई। हर फील्ड में क्या हुआ, इंग्लैंड डेवलप किया, और उसमें जितने सारे राइटर्स हुए, चाहे बेकन हुए, मार्लो हुए, आपके बैकैसियो हुए, बहुत सारे राइटर्स जो हुए, उन्होंने क्या किया, अपना योगदान दिया उस एज को और लोगों को क्या करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे जो रिफॉर्मेशन आया रेनेसा के बाद से, ये धर्म शुद्धि आंदोलन रहा। तो ये इसको आपका रिफॉर्मेशन का फादर किसे बोला गया, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो हैं ये फादर ऑफ रिफॉर्मेशन है, इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हु इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। देखिए, फादर ऑफ रिफॉर्मेशन मार्टिन लूथर। यहाँ क्वेश्चन आ गया आपका कि हु इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे बोला गया, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है जॉन वाइक्लिफ को। इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोला गया। आइए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। अब फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल किसे बोला गया, तो यहाँ देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोला गया। और एक चीज़ बता दें, जो हेनरी फील्डिंग हैं ये 4 विल्स जो नॉवलिस्ट हुए, 4 विल्स नॉवलिस्ट में से एक है हेनरी फील्डिंग। और 18th सेंचुरी जो रहा ये बहुत अच्छा समय रहा, 18th सेंचुरी से ही बिलोंग करते हैं, और अच्छा टाइम रहा नॉवल का, बहुत अच्छे अच्छे नॉवल्स उसमें लिखे गए। और 4 विल्स नॉवलिस्ट में से एक नॉवलिस्ट हैं आपके ये हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, रेनेसा बिगन इन। अभी ऊपर हमने थोड़ा सा रेनेसा के बारे में बताया कि रेनेसा क्या रहा। तो रेनेसा की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका जो करेक्ट आंसर है ये इटली है। रेनेसा की जो शुरुआत हुई वो इटली से हुई। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग रेनेसा पीरियड द सिटी डॉट है बिकम द सेंटर ऑफ क्लासिकल लर्निंग। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग रेनेसा का जो टाइम रहा उसमें कौन सा जो सिटी था एक सेंटर बन गया क्लासिकल लर्निंग का। तो इसका आंसर नीचे है, इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, फ्लोरेंस सिटी रहा। और फ्लोरेंस सिटी जो रहा वही क्या था, एक सेंटर बन गया क्लासिकल लर्निंग का। करेक्ट आंसर आपका होगा, ये देखिए नीचे यहाँ पे आया हुआ है, जो क्वेश्चन पीछे हम बता रहे थे, तो ये करेक्ट आंसर आपका रहा ये फ्लोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कॉन्स्टेंटिनोपल फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द टर्किश मोनार्क इन। जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वो फेल हुआ किसके हैंड्स में, ये जो टर्किश जो है, जो टर्की का जो मोनार्क रहा तो उसके हाथों में आ गया कॉन्स्टेंटिनोपल। वो कब आया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1453 में आया था। और इसी वजह से वहाँ से क्या हुआ, सारे जो स्कॉलर्स थे, सारे जो राइटर्स थे, लगभग जो ग्रेट राइटर्स थे, उन्होंने क्या किया था, जो कॉन्स्टेंटिनोपल को छोड़ा और वहाँ से छोड़ के वो क्या हुए, इटली आए। और इटली एक सेंटर बन गया क्लासिकल लर्निंग का। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट ये भी है, इन 1476 प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय। 1476 में 1476 में प्रिंटिंग प्रेस बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, इसका करेक्ट आंसर जाता है जो सेक्सटोन है, एक जर्मन थे ये, इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इन विच मेथड द कैरेक्टर इज रिवील्ड आइदर थ्रू द नरेटर ऑफ द स्टोरी थ्रू अनदर कैरेक्टर विद इन द स्टोरी और मेन कैरेक्टर रिवील्स एस्पेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ। देखिए, जो हमारी स्टोरी होती है तो स्टोरी में जो राइटर होते हैं वो क्या करते हैं,
उनका एक कैरेक्टराइजेशन होता है। तो कैरेक्टराइजेशन में देखिए दो तरह के कैरेक्टराइजेशन होते हैं, डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होते हैं और इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होते हैं। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इन विच मेथड, यहाँ पे होता है कि किस मेथड में जो कैरेक्टर होते हैं वो रिबिल्ड होते हैं, आइदर थ्रू द नरेटर, या तो जो नरेटर होता है स्टोरी की जो कहानी कह रहा होता है वो बताता है उनके बारे में, या जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो बताता है। तो ये जो है सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो दर्शाते हैं उस कैरेक्टराइजेशन के थ्रू। तो ये कौन सा आपका मेथड है कैरेक्टर के बारे में बताने का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इन विच मेथड द कैरेक्टर इज रिबिल्ड थ्रू द थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर। देखिए अब यहाँ पे दूसरा है कि ये कौन सा मेथड है जिसमें कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर। थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर, जैसे उसमें जो कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में बताया जाए सोचकर, एहसास के द्वारा, और या मतलब जो कैरेक्टर होता है उसके एक्शन जो कुछ ऐसा करते हैं, जैसे एक अच्छा रोल अदा करना होगा तो अच्छा करेंगे, बुरा वाला बुरा होगा, तो उनको देख के हमको लगता है कि नहीं ये इस प्ले का विलन है, इस प्ले का हीरो है, ये उसकी माँ है, उसकी बहन है। तो इसके थ्रू मतलब या थॉट्स जो होता है वो अपने आप में सोचता है कि मैं कैसा था, किस तरह से हो गया। जैसे बहुत सारी कहानियाँ आप देखेंगे सोच के मतलब वो बताई गई रहती है, उसमें जो कैरेक्टर होता है वो सोचता है, उस पर वो कहानी होती है। तो ये कौन सा मेथड है? तो इसमें देखिए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। द करेक्ट आंसर इज डैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वेयर द कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, द सेटिंग ऑफ स्टोरी इज एस्टेब्लिश्ड एंड द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज सेट, व्हाट इज दिस? देखिए ये जो होता है स्टोरी के पार्ट होते हैं। स्टोरी का पार्ट जैसे मान लीजिए कि आपका बहुत सारे पार्ट हो, कन्फ्लिक्ट आ गया, राइजिंग एक्शन आ गया, फॉलिंग एक्शन आ गया, तो ये सारे क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक्सपोजिशन भी आता है जिसमें इसका आंसर जो दे रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर एक्सपोजिशन है, इसको पहले देख लीजिए। अब इसमें इसका समझ लीजिए कि है क्या, कह रहे हैं कि स्टोरी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, जैसे स्टोरी की बिगिनिंग हुई और सारे कैरेक्टर क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप कोई फिल्म वगैरह देखेंगे तो उसमें कास्टिंग जब चलता है तो उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में बताया गया रहता है कि ये इनका रियल में है, ये इस फिल्म में ये रोल अदा किए हुए हैं, या गाने किसके हैं, म्यूजिक किसका है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं शुरू में बताई जाती हैं। और वहीं से फिर क्या होता है, जब जो पात्र होते हैं तो एक बैकग्राउंड सेट होता है स्टोरी का, तो उसे क्या कहते हैं, तो ये आपका एक्सपोजिशन है करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। देखिए एक स्टोरी का टर्निंग पॉइंट क्या होता है, तो टर्निंग पॉइंट होता है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन जो होता है वही क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ से स्टोरी क्या होती है, थोड़ा सा एलिवेटेड होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 16 है क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन अपोजिट साइड्स, इट इज crucial to the storyline because it connects events and derives the plot forward, it is stand for। देखिए अगर यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ ए स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग साइड्स, अगर यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ ए स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग साइड्स, यहाँ पे एक स्ट्रगल होता है अपोजिंग साइड से। जैसे मान लीजिए कि दो है, विलेन है, हीरो है, या आपका प्रोटोगोनिस्ट है, एंटोगोनिस्ट है, इनके बीच में क्या होता है कि स्ट्रगल होता है और क्रूशियल पॉइंट होता है स्टोरी लाइन का। वहाँ पे एक ऐसा मोमेंट होता है जैसे लगता है कि कभी लगता है विलेन आगे निकल जाए, कभी लगता है हीरो आगे निकल जाए, कभी लगता है एंटोगोनिस्ट आगे निकल जाएगा या प्रोटोगोनिस्ट आगे निकल जाएगा, और वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है इन चीज़ों को, और आगे क्या होती है स्टोरी, मतलब जो प्लॉट होता है उसका आगे बढ़ती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं आपका। देखिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आप समझ लीजिए। जो अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं,
तो इसके दो होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। देखिए एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, देखिए कि व्हेन अ कैरेक्टर स्ट्रगल्स विथ हिज ओन डिजायर्स और बिलीव्स। देखिए जब एक कैरेक्टर होता है जो अपने खुद की इच्छाओं में क्या करता है, संघर्ष करता है, अपनी बातों को लेकर क्या करता है, वो सोच भी जाता रहता है कि आगे हमको क्या करना है, प्लानिंग करता है कैसे, इन सब चीज़ों को, तो उसे कौन सा कन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें आप जानते हैं, इंटरनल का मतलब होता है, इंटरनल से होता है अंदर से, और एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर। इट मीन्स जब हम अपने बारे में सोचते हैं, जब एक कैरेक्टर जो होता है वो स्ट्रगल्स करता है अपनी डिजायर्स को कि भाई मैं क्या था, अभी क्या हूँ, और अगर ऐसे ही रहा तो आगे मैं क्या हो सकता हूँ, अपने विश्वास को लेकर चलता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको, तो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इंटरनल कन्फ्लिक्ट। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, इंटरनल कन्फ्लिक्ट। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19 देखिए क्वेश्चन, व्हेन अ कैरेक्टर इज प्लेस्ड अगेंस्ट समवन और अदर्स आउटसाइड ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। देखिए अब यहाँ पे दूसरे की बात हो गई, जैसे अभी हम लोग पढ़े जो इंटरनल मतलब अपने बारे में, जहाँ क्या होगी दूसरे की आउटसाइड की बात हो रही है, तो आउटसाइड इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल। सिंपल सा है, जहाँ अपने बारे में बात हो तो समझिए कि वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, और जहाँ दूसरे की बात हो, आउटसाइड की बात हो, वहाँ समझिए कि क्या है, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, दिस इज द पॉइंट इन द स्टोरी वेयर एवरीथिंग चेंजेस और वेयर द मेन कैरेक्टर्स इज फोर्स्ड टू मेक अ लाइफ अल्टरिंग डिसीजन। देखिए कह रहे हैं कि दिस इज द पॉइंट इन द स्टोरी, ये एक ऐसा पॉइंट होता है स्टोरी का, वेयर एवरीथिंग चेंजेस, जहाँ पे हर चीज़ बदलती है, और वेयर द मेन कैरेक्टर्स इज फोर्स्ड टू मेक अ लाइफ, और जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या करता है, वो फोर्स होता है अपना जीवन बनाने के लिए अल्टरिंग डिसीजन, कुछ एक अलग तरह का डिसीजन वो लेता है कि नहीं मुझे अब ये मैं कर रहा था, मुझे अपने लाइफ को चेंज करना है, तो मुझे अब ये करना है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं क्लाइमैक्स। दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स अ मोर सेटिस्फाइंग कंक्लूजन। जहाँ पे स्टोरी का कंक्लूजन होता है, इट मीन्स जो मेन कैरेक्टर होते हैं, अदर कैरेक्टर होते हैं, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होते हैं, स्टोरी का एंड होने वाला रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फॉलिंग एक्शन। ये फॉलिंग एक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द प्लॉट ऑफ द स्टोरी वेयर कन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व। कह रहे हैं कि ये क्या होता है, एक कोई भी प्लॉट है, किसी स्टोरी का जो प्लॉट है, स्टोरी का एक तरह से एंड होता है वहाँ पे, और सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिजॉल्व होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिसॉल्यूशन, इसको हम रिसॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है। द आई और नैरेटिव वॉइस थ्रू विच यू टेल अ स्टोरी इज कॉल्ड। करें कि एक नैरेटिव वॉइस होता है, जिस नैरेटिव वॉइस के थ्रू क्या करते हैं, हम कहानी को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 24 है, आई एंड वी आर। तो देखिए आई एंड वी आर जो है ये क्या है आपका, इसका आंसर है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप नरेशन पढ़े होंगे तो नरेशन में भी क्या होता है, नरेशन में आपका होता है जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। तो आई एंड वी जो है वो क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कोई भी स्टोरी जो होती है, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हम पढ़े हैं, तो कोई भी जो स्टोरी होती है तो स्टोरी का क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इट मीन्स जो स्टोरी को कह रहा है, जो नरेटर है, वो उसका क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है कि थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पे जैसे देखिए आई एंड वी जो हैं वो क्या है, वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आई और वी को लेके, इट मीन्स अगर स्पीकर है तो स्पीकर अगर स्वयं को लेके स्टोरी कोई कह रहा है तो क्या होगा, वो आपका फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होगा। और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो है
जो 5 है वो यू इज़, तो यू जो है वो क्या है आपका सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हो जाए। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है ही शी इट एंड दे आर। अभी हम देखिए पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे थे ऊपर जो है, तो उसी से रिलेटेड ये भी है कि ही शी इट एंड दे आर, ये अगर है तो ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो ये होगा आपका थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आता है, अगला क्वेश्चन जो है आपका 27 है। क्वेश्चन नंबर 27, द राइटर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स द रीडर एंड द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज विच प्रेजेंट्स इन ऑल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ इट इज़। देखिए आपकी जो स्टोरी में जो आपका क्या होता है, जो नैरेटिव टेक्निक होता है, तो नैरेटिव टेक्निक में क्या होता है आपका टोन होता है, मूड होता है। तो टोन और मूड क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे हमारा जो टोन होता है वो क्या होता है, मूड पे डिपेंड होता है, लेकिन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। अंतर क्या होता है अभी हम आगे इसको समझेंगे। पहले यहाँ जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि द राइटर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स द रीडर एंड सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज। करेंगे एक राइटर का एटीट्यूड होता है किसकी ओर, रीडर की ओर, और सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज, और उसका जो सब्जेक्ट होता है जो मैसेज का, विच प्रेजेंट्स, जो प्रेजेंट्स करता है इन ऑल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, सारे जो कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ होते हैं उसको क्या करता है, वो प्रेजेंट्स करता है। तो उसे क्या कहते हैं, इट मीन्स जो एक राइटर होता है और रीडर के लिए एक मैसेज क्या करता है, प्रस्तुत करता है कम्युनिकेशन स्टाइल में, एक जैसे लगता है कि वो कम्युनिकेट कर रहा है किसी से। तो वो जो कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं टोन बोलते हैं। आपका ये करेक्ट आंसर है, आपका टोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, इट कन्वेज द एटमॉस्फेयर ऑफ राइटर्स यूज फिगरेटिव लैंग्वेज एंड अदर लिटरेरी डिवाइस इट इज़। करिए यहाँ पे इट कन्वेज द एटमॉस्फेयर, जैसे क्या करता है, एटमॉस्फेयर को कन्वे करता है ऑफ अ राइटर, एक राइटर जो होता है, और वो यूज जो किया रहता है लैंग्वेज को एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस को, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मूड, उसे मूड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे हमने कुछ बता रखा है कि डिफरेंस बिटवीन टोन एंड मूड। जैसा अभी हम इसके ऊपर बताए हैं कि टोन और मूड लगभग एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसको आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है कि द टोन इज़ अ मैनर और वे इन विच अ लिटरेरी वर्क इज़ रिटन। करें कि जो टोन होता है इज़ अ मैनर, एक मैनर होता है, और वे होता है या एक तरीका होता है, इन विच अ लिटरेरी वर्क, जिसमें क्या होता है, कोई लिटरेरी वर्क जो होता है वो रिटन तो लिखा जाता है। वाइल द मूड इज़ एन इमोशनल और मेंटल स्टेट, लेकिन मूड जो होता है वो क्या होता है, एक इमोशनल और मेंटल स्टेट होता है, डेट अ पर्सन कैन फील, जिससे एक पर्सन क्या कर सकता है, फील कर सकता है। जैसे सिंपल सा चीज़ समझ लीजिए, जो टोन होता है, टोन क्या होता है, एक मैनर होता है, एक तरीका होता है, जिसमें यानी कि एक राइटर है और क्या होता है, वो अपने लिटरेरी वर्क को एक टोन में लिखता है, वो एक तरीका है लिखने का। जबकि मूड जो है, वो मूड क्या है, एक इमोशनल और मेंटल स्टेट है। जो मूड है वो क्या है, वो हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है कि हमारा मूड कैसा होगा। और टोन क्या है, टोन आप एक लिटरेरी आपका मैनर होता है, जो क्या होता है, राइटर एक लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 29 जो हम बोल रहे थे, 29, एनालॉजी इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो एनालॉजी है उसको ओरिजिनेट किया गया है ग्रीक वर्ड से, तो किस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका एनालॉजिया, एनालॉजिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बेस्ड ऑन देयर बीइंग अलाइक इन सम वे, व्हाट इज इट। देखिए, अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, कंपेयर होता है, बेस्ड ऑन देयर बीइंग अलाइक इन सम वे, और इस ऐसा बताया जाता है जैसे वो दोनों क्या लगभग में एक समान है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं एनालॉजी बोलते हैं। आपका जो क्या होगा, करेक्ट आंसर एनालॉजी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, एंटीथेसिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। देखिए, जो एंटीथेसिस है ये क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसे ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और किस ग्रीक वर्ड से लिया गया है,
तो जो आपका करेक्ट आंसर है एंटीथीटोन। एंटीथीटोन जो ग्रीक वर्ड है, इसी से क्या एंटीथेसिस को लिया गया है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द फिगर ऑफ स्पीच विच रिफर्स टू द जक्सटापोजिशन ऑफ अपोजिंग और कंट्रास्टिंग आइडियाज़। देखिए यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है कि आप उसका नाम बताइए जो रिफ़र करता है जक्सटापोजिशन। जक्सटापोजिशन क्या होता है? साइड बाय साइड होता है, साइड बाय साइड चीज़ों को बताया गया रहता है। तो जक्सटापोजिशन ऑफ अपोजिंग, साइड बाय साइड में क्या होता है? अपोजिंग चीज़ें बताई गई रहती हैं। और कंट्रास्टिंग आइडियाज़, ये जो उसके आइडियाज़ होते हैं वो कंट्रास्ट होते हैं, विरोधाभास एक तरह से बताया गया रहता है, दिखाया गया रहता है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो ये आपका एंटीथेसिस है। और एंटीथेसिस में देखिए इसको मतलब समझाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। और एग्जांपल्स में देखिए यहाँ पे क्या है आपका, पहला जैसे है मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, सेकंड है टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, थर्ड है गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, फोर्थ है मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, 5 है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। ये आपके क्या है 5 हमने दे रखा है एंटीथेसिस के एग्जाम्पल। यहाँ देखिए जो वर्ड है किसी न किसी के द्वारा कहा गया है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताइए कि जितने सारे ये 5 जो एग्जाम्पल हमने दे रखा है ये किसने कहा है। आप अगर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस राइटर ने ये सारी चीज़ें कही हुई हैं। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज किसके द्वारा कहा गया है, टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन कौन कहा है, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस ये किसने कहा है और किस बुक में कहा है ये भी बताइए। मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है अ शॉर्ट फ्रेज डेट एक्सप्रेस इन अ क्लेवर वे समथिंग डेट इज ए ट्रू इज कॉल्ड। करेक्ट शॉर्ट फ्रेज है डेट एक्सप्रेस, एक शॉर्ट फ्रेज होता है जो एक्सप्रेस करता है क्लियर वे समथिंग डेट इज ए ट्रू, ऐसे एकदम लगता है कि हाँ वो सही है, उसे क्या कहते हैं? ये एफ्रोइज़म होता है। एफ्रोइज़म, ये आपका एफ्रोइज़म है। देखिए अगला जो है क्वेश्चन कि इट कंसिस्ट इन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन एग्रीएबल नेम। ये क्या है? तो ये आपका करेक्ट आंसर है यूफिज्म। इसका करेक्ट आंसर है यूफिमिज्म। यूफिमिज्म जो है, अभी इसको समझ लीजिए यूफिमिज्म क्या है। क्वेश्चन क्या है, जैसे इसमें ये होता है कि नापसंद वाली चीज़ों को ऐसा बताया गया रहता है कि वो बहुत सुनने में बुरा न लगे। जैसे चीज़ें नापसंद रहेंगी लेकिन सुनने में क्या होगा, वो बुरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये इसका हमने यहाँ पे सम एग्जांपल्स इसका भी हमने दे रखा है, समझने के लिए आसानी रहेगी। जैसे देखिए यहाँ पे है एग्जांपल यूफिमिज्म का, ही हैज़ फॉलन अस्लीप। ही हैज़ फॉलन अस्लीप है। सेकंड है यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल। जैसे अगर आप किसी से कह रहे हैं कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए उसको बुरा लग जाए कि हाँ भाई भले से वो झूठा रहेगा फिर भी उसको बुरा लगेगा। लेकिन यहाँ जो तरीका है कहने का कि यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, कि तुम मुझे परियों की कहानियाँ सुना रहे हो, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, एक इमेजिनेटिव बातें कर रहे हो, काल्पनिक बातें करते हो, तो डेट इज़ इट मीन्स उसको उतना बुरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि डिसएग्रीएबल जो चीज़ें होती हैं, नापसंद वाली चीज़ें किस रूप में होती है, नापसंद वाली चीज़ें एक ऐसा बताया जाता है कि उसको बुरा न लगे सुनने वाले को। तो यही क्या होता है आपका यूफिमिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 35, बेकन वाज द ग्रेटेस्ट प्रोज मास्टर एंड फिलासफर। आप देखिए अभी बेकन के बारे में ऊपर हमने बताया, तो बेकन के बारे में बताए हैं, तो उसी समय हम आपको बताए हैं कि रेनेसा के क्या रहे, ये बहुत ही ग्रेट राइटर रहे। तो बेकन क्या थे, ग्रेटेस्ट प्रोज मास्टर थे और फिलासफर थे किस एज के, तो रेनेसा का जो एज रहा उस एज के क्या हैं, एक राइटर रहे। बेकन से रिलेटेड जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 जो है, बेकन इज़ अ एन। देखिए इसका करेक्ट आंसर है इम्पर्सनल एसेइस्ट। जो बेकन रहे ना वो क्या रहे, इम्पर्सनल एसेइस्ट रहे। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और समझ लीजिए चार्ल्स लैम्ब का। चार्ल्स लैम्ब, तो बेकन देखिए 2 राइटर हुए आपके प्रोज मास्टर, 2 हुए बेकन और चार्ल्स लैम्ब।
चार्ल्स लैम्ब क्या रहे, वो पर्सनल एसेइस्ट रहे और बेकन क्या रहे, इम्पर्सनल रहे। इट मीन्स बेकन ने कभी भी किसी एस्से में अपने बारे में कुछ नहीं बताया, और इसके ठीक अपोजिट चार्ल्स लैम्ब जो रहे वो उनके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो क्या आप समझ सकते हैं, कुछ नहीं कीजिए, बस उनके एस्से को पढ़ लीजिए, उनके बारे में सब कुछ आप जान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 37, चार्ल्स लैम्ब लव्स विथ टीयर्स थ्रू हिज। अब देखिए चार्ल्स लैम्ब जो हैं वो हंसते हैं और रोते भी हैं, किसके थ्रू, तो ये हंसते रोते हैं किसके थ्रू, ह्यूमर एंड पैथोस। जैसे चार्ल्स लैम्ब जो रहे, अभी इसके ऊपर हमने बताया कि बेकन क्या हैं, वो हैं आपके इम्पर्सनल एसेइस्ट, और चार्ल्स लैम्ब क्या हैं, पर्सनल एसेइस्ट हैं। तो हम लाइफ के किसी भी चीज़ को जानना चाहते हैं, चार्ल्स लैम्ब के लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो बस हम उनके एस्से पढ़ लें। और बड़ा ही एक तरह से ट्रेजिक लाइफ रहा चार्ल्स लैम्ब का, स्ट्रगल करते रहे, लेकिन ये है कि उन्होंने जो लिखा, हमें जो भी दिया बहुत अच्छा दिया, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल जो लाइफ थी वो अच्छी नहीं थी, शादी भी नहीं कर सके, और उनकी एक सिस्टर थी वो पागल भी थी, और खुद चार्ल्स लैम्ब को भी कुछ महीने रहना पड़ा था इनसेन कंडीशन में, और उनकी सिस्टर इतनी पागल थी कि अपनी माँ को ही मार दी थी पागलपन में। तो आप सोच सकते हैं कि क्या कंडीशन रहा। तो इनके एस्से में हम ह्यूमर भी पाते हैं, पैथोस भी पाते हैं। इट मीन्स ये अपनी उस तमाम समस्याओं को पैथोस के थ्रू क्या किए हैं, बताए हुए हैं, और लाइफ को क्या किए हैं, ह्यूमर तरीके से बताए हैं। एक तरह से आयरोनी रूप में उन्होंने ह्यूमर भी किया हुआ है कि हाँ कैसे लाइफ है, किस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, चार्ल्स लैम्ब लव्स विथ टीयर्स थ्रू हिज, तो ह्यूमर एंड पैथोस आपका एक करेक्ट आंसर होगा कि चार्ल्स लैम्ब क्या होते हैं, हंसते हैं रोते हैं, किसको लेकर, तो इनके एस्से की जो खासियत रही, ये क्या रहा, ह्यूमर एंड पैथोस उसको लेकर। और चार्ल्स लैम्ब इज़ एन, देखिए अभी इसके पहले बताएं कि चार्ल्स लैम्ब क्या है, तो पर्सनल एसेइस्ट हैं, इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। अभी इसके पहले हमने बता दिया है कि चार्ल्स लैम्ब क्या है, पर्सनल एसेइस्ट हैं, और इनके एस्से में जो कैरेक्टरिस्टिक रहे उसमें आपका पहला यही होता है कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट पाते हैं, सेल्फ रिवलेशन की चीज़ें पाते हैं इनके एस्से में, और ह्यूमर एंड पैथोस भी पाते हैं, फैक्ट एंड फिक्शन भी ये बताते हैं, जीवन की सच्चाइयों को भी बताते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिक्शन के थ्रू बताते हैं। जैसे कोई भी, जैसे ड्रीम चिल्ड्रेन इनका ले लीजिए, तो ड्रीम चिल्ड्रेन में इन्होंने क्या किया है, एक फिक्शन के थ्रू मतलब कि इमेजिनेटिव वहाँ पे चिल्ड्रेन इन्होंने लाया हुआ है एलिस एंड जॉन को, और अपने बारे में उस बच्चों को लेकर क्या किया है, बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 39 जो है, हु इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस्से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस्से किसे बोला जाता है, इंग्लिश एस्से का राजकुमार। भाई आपके इंग्लिश एस्से के फादर तो क्या हो गए, बेकन हो गए, अब उसका राजकुमार किसे कहा गया, तो देखिए ये प्रिंस कहा गया चार्ल्स लैम्ब को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, साइंटिफिक बुक इंसाइक्लोपीडियाज एंड न्यूज़पेपर्स और द एग्जाम्पल ऑफ। देखिए साइंटिफिक बुक्स, जैसे साइंटिफिक बुक हो गए, इंसाइक्लोपीडियाज, न्यूज़पेपर्स हो गए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, इन्फॉर्मेटिव एस्से के एग्जाम्पल हैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। अ प्रोज एस्से विच endeavors to pursue the reader on some topics if public interest, usually religious, social और political are called। देखिए करेक्ट, एक प्रोजेक्ट से जो कि इंडेवर करता है टू परस्यूट द रीडर ऑन सम टॉपिक्स, और जो सम टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक कैसे होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट पे रिलेटेड होते हैं, और टॉपिक यूजुअली क्या होते हैं, रिलीजियस होते हैं, सोशल होते हैं और पॉलिटिकल, उसे क्या कहते हैं, उस तरह के लिखने को क्या बोलते हैं, तो ये पम्पलेट होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 42 है, अ फिक्शियस प्रोज नैरेटिव इज़ नोन एज। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ पे फिक्शन की बात होती है, जहाँ पे कल्पना की बात आ जाए उसे आप क्या कीजिए, नॉवल का नाम दे दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सीधे से नहीं, थोड़ा सा सोच लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपके इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आप फिक्शियस प्रोज नैरेटिव इज़ नोन एज, जो प्रोज नैरेटिव है जिसको एक काल्पनिक तरीके से बताया गया रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे नॉवल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, द रिटन हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। यहाँ देखिए क्या है, एक रिटन हिस्ट्री होता है
ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल किसी के बारे में, जैसे हम क्या करते हैं किसी दूसरे के बारे में कोई राइटर होता है लिख देता है इंडिविजुअल, तो उसे क्या बोलते हैं, रिटन लाइफ को उसे बायोग्राफी बोलते हैं, बायोग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 44, ये 43 ही लिख दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 44 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल इज, देखिए एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो होता है वो फॉलो होता है स्ट्रेस्ड सिलेबल के, उसे क्या कहते हैं। अनस्ट्रेस्ड का सेंस सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हिंदी का जब ग्रामर हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, लघु मात्रा होता है, दीर्घ मात्रा होता है। तो अनस्ट्रेस्ड होता है लघु मात्रा होता है, स्ट्रेस्ड क्या होता है, दीर्घ होता है, जहाँ पे खींच के बातें बोली जाती हैं वो स्ट्रेस्ड हो गया। अनस्ट्रेस्ड जो जहाँ पे खिंचाव नहीं होता है, तो वही करें यहाँ पे कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, जैसे पहले अनस्ट्रेस्ड फिर क्या होता है स्ट्रेस्ड सिलेबल, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं आइएम्बिक मीटर बोला जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 44 दे रखा है लेकिन नंबरिंग गलत हो गया है, सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन जो है ये 44 जो क्वेश्चन है इस पर चलते हैं। अलेक्जेंड्राइन इज, देखिए जो अलेक्जेंड्राइन है, तो अलेक्जेंड्राइन ये क्या है, ये आपका रहा जो करेक्ट आंसर है, ये 6 फुट लाइन है। और जो अलेक्जेंड्राइन है ये 12 सिलेबल होता है, आइएम्बिक लाइन होती है, ये जो 12 सिलेबल का होता है आइएम्बिक लाइन होती है। और इसको अडॉप्ट किया गया फ्रेंच हीरोइक वर्स से, इसको अडॉप्ट किया गया अलेक्जेंड्राइन को। और इसका जो यूज़ है, पी.बी. शेली ने टू ए स्काई लार्क, पी.बी. शेली की एक पोयम है, बहुत अच्छी पोयम है टू ए स्काई लार्क, तो उसी में इन्होंने क्या किया है, अलेक्जेंड्राइन का यूज़ किया हुआ है। तो अभी मैंने बताया, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अलेक्जेंड्राइन इज़ अ, तो अलेक्जेंड्राइन इज़ अ, तो यहाँ पे लिख दिया गया 6 फुट लाइन। लेकिन अगर ये आ गया कि कितने सिलाइबल होता है, अगर अलेक्जेंड्राइन पे पूछा जाए कितने सिलाइबल होते हैं, तो क्या होगा 12 सिलाइबल होता है, आइएम्बिक लाइन होती है इसमें। लाइन क्या होती है इसकी, आइएम्बिक होती है। उसके बाद से ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया, तो फ्रेंच हीरोइक वर्स जो लिखे गए उसी से क्या किया गया था, अलेक्जेंड्राइन को अडॉप्ट किया गया था। और पी.बी. शेली का टू ए स्काई लार्क इसका एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 जो है, हेप्टामीटर इज़ आल्सो कॉल्ड, जैसे हेप्टामीटर जो है, हेप्टामीटर का एक और नाम है और उसका क्या नाम है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है 14 है इसका एक और नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ सिम्बॉलिक वोकैबुलरी दैट कैन हेल्प द रीडर विजुअलाइज द वर्ड ऑफ द फिश ऑफ लिटरेचर इट इज़। देखिए कहीं यहाँ पे कि इट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी डिवाइस होता है, कंसिस्ट ऑफ सिम्बॉलिक वोकैबुलरी दैट कैन हेल्प द रीडर विजुअलाइज ऑफ द वर्ड, जैसे जो पढ़ने वाला होता है उसको हेल्प करता है संसार को देखने के लिए। इट मीन्स वो उस राइटिंग के थ्रू क्या करता है, वो एक इमेजिन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक राइटर गार्डन के बारे में वर्णन कर रहा है, तो गार्डन के बारे में वर्णन करता है, तो जैसे ही गार्डन का नाम आएगा तो हमारे माइंड में क्या आएगा, हमारे माइंड में यही आएगा कि एक गार्डन का सेंस क्या, वहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे फ्लावर्स जो क्या होंगे, खिले होंगे। तो ये चीज़ आ गया। पार्क की बात अगर आ जाती है तो पार्क में क्या होगा, झूले लगे होंगे। मेले की बात हो गई तो वहाँ पे मिठाइयों की दुकान होंगी, खिलौनों की दुकान होंगे। अगर किसी मंदिर की बात आती है तो क्या होंगे, वहाँ पे घंटे लगे होंगे, आरतियाँ हो रही होंगी। ये सारे के सारे मतलब चीज़ें क्या होती हैं, हमारे माइंड में आ जाती है। तो ये जो लिटरेरी डिवाइस है वो किसके थ्रू आता है, ये राइटर कैसे बताता है, तो इसे क्या बोलते हैं, तो ये एक इमेजरी होती है। उस इमेजरी के थ्रू क्या होता है, हम चीज़ों को समझते हैं और राइटर भी क्या करता है, उस इमेजरी के थ्रू उन चीज़ों को बताता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन जो है कि जो हम रीडर जो होता है वो विजुलाइज करता है संसार को, किस लिटरेचर का जो पीस होता है उस किसके थ्रू विजुलाइज करता है, तो इमेजरी जो होता है, अभी मैंने जो तमाम एग्जाम्पल दे रखा, गार्डन की बात किए, हम पार्क की बात किए, टेम्पल की बात की है, मेले की बात की है, तो ये सब अगर बर्डन है तो हमारे माइंड में सीधे सीधे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 जो है, द 5 सेंसेस इंक्लूडिंग टेस्ट, टच, साइट, सेंट एंड साउंड आर ऑल यूज्ड इन। देखिए जो 5 सेंस होते हैं, हम सबको पता है कि 5 सेंस होते हैं,
और 5 सेंस में आपको पता है जैसे क्या होता है, जैसे आपका जो टेस्ट हुआ, तो टेस्ट का सेंस किससे होता है? टेस्ट मतलब हम किससे करते हैं? टंग से। किसी भी चीज़ का स्वाद हम किससे लेते हैं? जीभ पे जब कोई चीज़ रखते हैं तभी हमको लगता है भाई वो खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, तीखा है, ये सब क्या होता है? टेस्ट होता है। तो जीभ हो गया। टच मतलब जैसे हाथ से हम छू के भी महसूस करते हैं कि भाई वो चीज़ मुलायम है कि कड़ा है कि कैसा है, मतलब खाने की चीज़ है, ऐसे करके टेस्ट आप कर सकते हैं। तो सारी टच से भी इन चीज़ों को जान सकते हैं। अगला मतलब क्या होता है जो आपका सेंस होता है? साइट इसमें लिखा हुआ है। साइट मतलब हम देख के समझ सकते हैं, अगर दृश्य है तो देख के समझ सकते हैं। फिर स्मेल करके भी हम समझ सकते हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, फूल हो सकता है, या दुर्गंध वाली खुशबू है तो ये कुछ ऐसा हो सकता है जो अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये सारे मतलब साउंड, ये सब के सब क्या हैं जो यूज़ होते हैं, किस में यूज़ होते हैं? तो ये सारे जो 5 सेंसेज हैं किस में यूज़ होते हैं? इमेजरी में यूज़ होते हैं ये आपके 5 सेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 48 है, दिस इज़ व्हाट रीडर्स कैन सी विथ ग्राफिक एक्सप्लेनेशन इंक्लूडिंग विथ फिजिकल फीचर्स सच एज कलर, स्केल, फॉर्म, लाइटनेस एंड डार्कनेस, शेडोज एंड शेड। दिस इज सेंस ऑफ साइट, व्हाट इज दिस? देखिए अभी इसके पहले हमने बताया कि जो इमेजरी होता है, तो इमेजरी में राइटर क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर विजुअल इमेजरी है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, करें कि इसमें क्या होता है कि जो रीडर्स होता है वो क्या कर सकता है? वो देख सकता है ग्राफिक एक्सप्लेनेशन से। जैसा अभी इसके पहले हम बताएं कि एक राइटर ने क्या किया है, मंदिर के बारे में वर्णन किया है, तो हम क्या करेंगे? हमें घंटियाँ सुनाई देने लगेंगी, एक हमारे माइंड में ग्राफिक आ जाएगा, ग्राफ खिंच जाएगा उसका। पार्क की बात हुई है तो झूले, तमाम चीज़ें जो हैं, खिलौने वगैरह, ये सब क्या है उसकी बात आ जाएगी। अगर पार्क की बात की गई है, पेड़ों की बात आ जाएगी, फूलों की बात आ जाएगी। गार्डन की बात की गई तो वहाँ पर भी पेड़ों के, फूलों की बात आ जाएगी। मेले की बात किया गया तो वहाँ मिठाइयों की दुकानें लगी हुई हैं, खिलौने की दुकानें लगी हुई हैं, झूले लगे हुए हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे? इमेजरी हमारे माइंड में आ जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि वो क्या होता है, वो कौन सी इमेजरी है जिसके थ्रू क्या होता है, एक रीडर जो है एक ग्राफ के थ्रू मतलब वो समझ सकता है तमाम फीचर्स को कि कलर क्या है, स्केल क्या है, लाइटनेस है, डार्कनेस है, शेडोज है, शेड है। तो ये क्या मतलब? दिस इज सेंस ऑफ साइट, वो क्या होता है? तो ये विजुअल इमेजरी होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा विजुअल इमेजरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो है, द सेंस ऑफ टेस्ट इज़ स्टिमुलेटेड बाई। देखिए जहाँ पे सेंस ऑफ टेस्ट, जहाँ पे टेस्ट की बात होती है, अभी देखिए जो टेस्ट की जब भी बात होगी तो आप समझ जाइए कि क्या है, वो गस्टेटरी इमेजरी है। यहाँ पे गस्टेटरी इमेजरी की बात की गई है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 50 जो है, द 5 बेसिक टेस्टेज। जैसे टेस्टेज जो होते हैं, 5 बेसिक टेस्टेज होते हैं, क्या होता है? स्वीट, जैसे कोई चीज़ मीठी होगी, साल्टी हो गया, नमकीन हो गया, बिटर कड़वा हो गया, सावर खट्टा हो गया। उमामी, उमामी एक आपको बता दूं उमामी होता क्या है। उमामी जो है एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब होता है एक अलग और दिलकश टेस्ट होता है, दिलकश स्वाद कह लीजिए कि एक अलग तरह का स्वाद होता है उमामी। एज वेल एज द टेक्सचर्स एंड सेंसेशन। देखिए टेक्सचर्स क्या होता है? टेक्सचर जो होता है फिजिकल फीलिंग होती है, जैसे किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, देखकर या मतलब खाकर क्या करते हैं, फिजिकल फीलिंग करते हैं। तो यहाँ चूँकि गस्टेटरी इमेजरी की बात हो रही है, तो जो टेस्ट की बात हो रही है, गस्टेटरी इमेजरी जो क्या है, टेस्ट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ टेक्सचर का सेंस है। जैसे मान लीजिए कि कोई हम बहुत तीखी चीज़ खाए तो क्या होता है, एकदम एक चेहरा अलग तरह का हम क्या करते हैं, बना लेते हैं कि बहुत कड़वा है, पानी मांगने लगते हैं ऐसा। तो तीखा, बहुत तीखा लग रहा है, बहुत कड़वा लग रहा है, पानी लाइए। या बहुत मतलब अगर कोई डेलिशियस चीज़ खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट अगर कोई चीज़ खाते हैं, तो एक अलग तरह का हमारे क्या होता है, जो फिजिकल फीलिंग होती है अलग तरह की होती है। तो ये टेक्सचर की बात यहाँ पे किया हुआ है। एंड सेंसेशन, और हमारा सेंसेशन भी उससे रिलेटेड हो जाता है। तो ये इसको क्या ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं गस्टेटरी इमेजरी में। और अभी मैंने बताया कि खाने से रिलेटेड यानी कि टेस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आती है बात, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, गस्टेटरी इमेजरी को करेंगे। और अभी मैंने टेक्सचर को बता दिया और सेंसेशन को बताया, और ऊपर जो है सारा ये जो 5 बेसिक टेस्टेज जो होते हैं, स्वीट, साल्टी, बिटर, सावर, उमामी, एज वेल एज द टेक्सचर एंड सेंसेशन। तो टेक्सचर मतलब वही फिजिकल फीलिंग्स, किसी खट्टी चीज़ को, मीठी चीज़ को या कड़वी चीज़ को खाने के बाद से हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो अलग तरह का होता है।
फिजिकल हाव भाव भी क्या होता है, जेस्चर भी अलग तरह का होता है, तो वो किस में आता है, तो वो गस्टेटरी इमेजरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 51, द सेंस ऑफ टच इज़ स्टिमुलेटेड बाई, जहाँ पे जैसे देखिए टच की बात आ गई, टच देखिए, टच मतलब यहाँ पे छूने से, तो ये क्या होता है, ये टेक्सटाइल इमेजरी होता है, टेक्सटाइल इमेजरी, यहाँ पे देखिए सेंस ऑफ टच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 52, द सेंस ऑफ हियरिंग इज़ स्टिमुलेटेड बाई, देखिए हियरिंग जहाँ पे सुनने वाली जो बात होती है, तो सुनने वाली जो बात होती है तो ये कौन सी इमेजरी होती है, ये होती है ऑडिटरी इमेजरी, यहाँ पे होती है ऑडिटरी इमेजरी। 52 का करेक्ट आंसर ऑडिटरी इमेजरी। अगला देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दें, इसमें हमने सिर पे आंसर को डाल रखा है, क्योंकि अगर हम 4 ऑप्शन डालते तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, ये लंबा हो जाता और इतने क्वेश्चन हम ऐड नहीं कर पाते, इसलिए चूँकि जल्दी जल्दी हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ लें। अगर आपको करेक्ट आंसर मालूम है और 3 तो आपके गलत ही दे रखते हैं उसमें, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो 3 गलत होगा, 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, तो उसमें जो करेक्ट आपको मालूम है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस डाले हैं वो सब के सब क्या है, करेक्ट आंसर हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 है, द सेंस ऑफ स्मेल इज़ स्टिमुलेटेड बाई, देखिए जो सेंस ऑफ स्मेल है वो क्या है, वो आपका है ऑल्फैक्टरी इमेजरी की बात होती है। यहाँ पे जहाँ पे स्मेल की बात आती है वो क्या होता है, वो ऑल्फैक्टरी इमेजरी होता है। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द सेंस ऑफ सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, जैसा भी हमने बताया कोई खट्टी चीज़, कड़वी चीज़, ये सब चीज़ अगर हम खाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा जो सेंसेशन होता है, हमारी एक जो साइकोलॉजी होती है बदल जाती है, हमारा फिजिकल मूवमेंट अलग हो जाता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ सेंसेशन को इसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं किनेस्थेटिक इमेजरी होता है। ये आपका होता है किनेस्थेटिक इमेजरी, ये आपका हो गया किनेस्थेटिक इमेजरी, आपका क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 55, कह रहे देखिए किनेस्थेटिक इमेजरी आल्सो नोन एज, देखिए किनेस्थेटिक इमेजरी अभी हम लोग ऊपर पढ़े, तो इसका एक दूसरा भी नाम है, ये क्या है, तो इसका जो दूसरा नाम है ये है किनेस्थेसिया है, किनेस्थेसिया इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 जो है ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर, ट्रेवलॉग, पेरिडोकल एस्से, फॉर्मल एस्से एंड पर्सनल एस्से और द पार्ट्स ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो क्या होते हैं हमारे जो लिटरेचर के टाइप्स होते हैं, तो लिटरेचर में क्या होता है, नॉन फिक्शन, फिक्शन, तो ये जो नॉन फिक्शन इसका करेक्ट आंसर है नॉन फिक्शन प्रोज जो है। तो नॉन फिक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमको, नॉन फिक्शन में जैसे मान लीजिए आप ऑटोबायोग्राफी को नॉन फिक्शन में लेते हैं, बायोग्राफी को लेते हैं, मेमोयर को लेते हैं, ट्रेवलॉग को लेते हैं, पीरियोडिकल एस्से को लेते हैं, फॉर्मल एस्से एंड पर्सनल एस्से को लेते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें मैंने सब क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना रखा है। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन पूछेगा तो इतना नाम नहीं देगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ऑटोबायोग्राफी जो है वो फिक्शनल प्रोज में आएगा कि नॉन फिक्शनल प्रोज में आएगा। ऑटोबायोग्राफी इज नोन एज फिक्शनल प्रोज और द नॉन फिक्शनल प्रोज, बायोग्राफी इज नोन एज फिक्शनल प्रोज और द नॉन फिक्शनल प्रोज, मेमोयर इज नोन एज फिक्शनल प्रोज और द नॉन फिक्शनल प्रोज, ट्रेवलॉग, पीरियोडिकल एस्से, फॉर्मल एस्से एंड पर्सनल एस्से, ये सब अलग अलग करके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर एक ही में हमने इसको सारे टॉपिक को एक ही में हमने मिला दिया है कि ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर, ट्रेवलॉग, पीरियोडिकल एस्से, फॉर्मल एस्से एंड पर्सनल एस्से आर द पार्ट्स ऑफ, ये किसके पार्ट हैं, तो नॉन फिक्शनल प्रोज के क्या हैं, ये पार्ट हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, द टर्म मेमोयर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है ये, जो टर्म मेमोयर है तो ये किससे लिया गया है, जो मेमोयर है ये लिया गया है मेमोरिया लैटिन वर्ड से, और इसी से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है समझ लीजिए कि द टर्म मेमोयर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। देखिए स्पेलिंग दोनों में अलग है, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे जब लैटिन पूछेगा तो लैटिन का जो है स्पेलिंग है MEMORIA, ये लैटिन का है, और उसके बाद से जो आपका जो फ्रेंच में अगर पूछ रहा है तो फ्रेंच वर्ड क्या है MEMOIRE, ये देखिए
मेमोयर, मेमोरिया, लैटिन जैसे मेमोयर जो है वो किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड मेमोरिया से लिया गया है। अब मेमोयर जो है फ्रेंच वर्ड किससे लिया गया है, मेमोयर से लिया गया है, ये आपका फ्रेंच वर्ड। अब देखिए जो इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोयर इज फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मेमोयर विच मीन्स, जो फ्रेंच वर्ड मेमोयर से जो लिया गया है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेमिनिसेंस और मेमोरी। रेमिनिसेंस का मतलब भी यादें होता है और मेमोरी का मतलब भी क्या होता है, यादें ही होता है। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द टर्म मेमोयर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेमोरिया विच मीन्स, ये होता है मेमोरी। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर 59 तक सेम एक ही आपका है, मेमोयर टॉपिक है, मेमोयर से ही है। तो मेमोयर लैटिन वर्ड मेमोरिया से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड मेमोयर से लिया गया है। फ्रेंच वर्ड का क्या मतलब होता है, रेमिनिसेंस और मेमोरी, और लैटिन वर्ड का क्या मतलब होता है, वो मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, इट इज़ अ बायोग्राफिकल स्केच और अ डिटेल्ड अकाउंट और इवेंट्स बेस्ड ऑन द ऑथर्स पर्सनल नॉलेज, इट इज़, देखिए कह रहे हैं इट इज़ अ बायोग्राफिकल स्केच, एक बायोग्राफिकल स्केच होता है, और डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इवेंट्स, या कोई इवेंट होती है उसका डिटेल अकाउंट होता है, उसके बारे में वर्णन किया गया रहता है, बेस्ड ऑन ऑथर्स पर्सनल नॉलेज। और जो स्टोरी होती है ना, जिसके बारे में बताया गया रहता है, जो इवेंट बताया गया रहता है, वो ऑथर की पर्सनल नॉलेज पे डिपेंड होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अभी जो मेमोयर हम बताए हैं, पढ़े हैं हम लोग ऊपर, उसको मेमोयर ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 61, It is a truthful account of an individual's expression traveling usually told in the past tense and in the first person। देखिए चूँकि इसका करेक्ट आंसर ट्रेवलॉग होगा, और जहाँ पे ट्रेवलिंग की बात होगी, जैसे किसी ट्रेवलिंग को लेकर कोई चीज़ अगर लिखी है किसी ऑथर ने, तो उसको हम ट्रेवलॉग ही बोलते हैं, जो कि ट्रेवल पे डिपेंड होता है, एक यात्रा पे होता है। यात्रा के इंसिडेंट्स वगैरह, कहानियों के बारे में क्या करते हैं उसको बताते हैं राइटर, और पास्ट टेंस में इसके बारे में बताया गया रहता है। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, द ऑथर्स फोकसेस ऑन द प्लेसेस एंड पीपल ही मीट्स ऑन हिज जर्नी रेदर देन इंसिडेंट्स इन हिज ओन लाइफ और हिज पर्सनालिटी, इट इज़। देखिए अभी इसके पहले हमने बताया है कि जहाँ जर्नी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आएगा तो वो समझ जाइए कि क्या है, वो ट्रेवलॉग से रिलेटेड है। और यहाँ पे वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे दिया है हमने यहाँ पे, कि जो ऑथर होता है ना, वो फोकस होता है उसका किस पे, जो लोग उससे मिलते हैं अपनी उसकी जर्नी में, तो उसके बारे में वो बात करता है, न कि अपनी पर्सनल लाइफ और पर्सनालिटी के बारे में बात करता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेवलॉग। अगला देखिए 63, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, रोमांस, साइंस फिक्शन एंड मेटाफिक्शन आर पार्ट्स ऑफ। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आपके मतलब जो आपके बायोग्राफी हुए, ऑटोबायोग्राफी हुए, मेमोयर हुए, ट्रेवलॉग हुए, पर्सनल एस्से हुए, ये सब किसके पार्ट रहे, तो उसको हम बताए आपके नॉन फिक्शनल प्रोज के। और यहाँ पे अलग आ गया, जैसा भी इसके पहले भी बता दिए हम आपको कि जो प्रोज होता है, जो राइटिंग होती है लिटरेचर में, वो क्या होता है, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल होता है। तो जो नॉवल हुआ, शॉर्ट स्टोरी हुआ, रोमांस हुआ, साइंस फिक्शन एंड मेटा फिक्शन, ये किसके पार्ट हैं, तो ये आपके फिक्शनल प्रोज के पार्ट हैं। ये आपका करेक्ट आंसर होगा फिक्शनल प्रोज। क्वेश्चन नंबर 64, द नॉवल कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला विच मीन्स। और देखिए जो नॉवल है वो इटालियन वर्ड लिया गया है नोवेला से, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल न्यू थिंग इसका मतलब होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इट इज़ अ लिटरेरी टेक्निक और डिवाइस इन विच द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस और फ्रेज इज रिवर्स, व्हाट इज़ इट। देखिए ये एक लिटरेरी डिवाइस होता है या टेक्निक होता है जिसमें जो नॉर्मल ऑर्डर होता है वर्ड्स इन अ सेंटेंस फ्रेज रिवर्स होता है, उसमें रिवर्स किया गया रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम इन्वर्जन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ये देखिए थोड़ा सा नंबरिंग में दिक्कत हो गया है फ्रेंड्स, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। इन्वर्जन इज़ आल्सो नोन एज, देखिए इन्वर्जन का एक दूसरा नाम भी है
एनास्ट्रॉफ इसका अगला जो दूसरा नाम होता है इन्वर्जन का, इसको एनास्ट्रॉफ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। इट इज़ एन एक्ट ऑफ प्लेसिंग टू आइडियाज़, कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स और अदर एलिमेंट्स साइड बाय साइड एज अ वे ऑफ शोइंग और हाईलाइटिंग सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेज बिटवीन देम, व्हाट इज़ इट। अभी इसके पहले देखिए हम बताए हैं, जब जक्सटापोजिशन की बात चल रही थी वहाँ पे एंटीथेसिस के बारे में जब बता रहे थे कि जक्सटापोजिशन उसमें होता है, तो वहाँ हम बताए थे जक्सटापोजिशन का मतलब क्या होता है। तो जक्सटापोजिशन में क्या होता है, साइड बाय साइड चीज़ों के बारे में बताया गया रहता है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे यही चीज़ बताई गई कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ प्लेसिंग टू आइडियाज़। यहाँ पे क्या टू आइडियाज़ होते हैं, कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स और अदर एलिमेंट्स साइड बाय साइड, चाहे उसमें कैरेक्टर हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, साइड बाय साइड, और वो हाईलाइट करते हैं किसी चीज़ की समानता को बताते हैं, डिफरेंसेस को बताते हैं। तो उससे क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं जक्सटापोजिशन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 67 है, इट इज़ रिलेटेड टू फीलिंग्स। In this form of poetry imagery, the poet communicates internal sensation such as fatigue, hunger and thirst, as well as internal emotion such as fear, love and despair। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू फीलिंग्स, ये फीलिंग्स से रिलेटेड होता है, एक पोइटिक इमेजरी है ये, और इसमें पोएट क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इंटरनल सेंसेशन को, जैसे फैटिक की बात करेंगे, हंगर की बात करेंगे, ट्रस्ट की बात करेंगे, और उसके साथ साथ और जो इंटरनल इमोशंस होते हैं जैसे फियर, लव और डिस्पेयर। तो इसे क्या कहते हैं इस इमेजरी को, तो इस इमेजरी को बोलते हैं ऑर्गेनिक इमेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 68, क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू हेवनली ऑब्जेक्ट्स। इन दिस फॉर्म ऑफ इमेजरी द पोएट क्रिएट्स इमेजेस दैट आर रिलेटेड टू हेवन, स्काई एंड अदर हेवनली थिंग इट इज़। देखिए करें यहाँ पे कि ये हेवनली, ये हेवन से रिलेटेड होता है ये इमेजरी। तो इस इमेजरी को जहाँ पे जो राइटर होते हैं वो स्काई की बात करेंगे, ये स्टार्स की बात करेंगे, सन की बात करेंगे, जो हेवन से रिलेटेड हैं इमेजेस हैं उसकी बातें करते हैं। तो वो उस इमेजरी को क्या बोलते हैं, तो उस इमेजरी को देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेलेस्टियल इमेजरी, इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। द वर्ड रिद्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। देखिए जो वर्ड रिद्म है वो ग्रीक वर्ड किससे लिया गया है, रिद्मोस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। रिद्मोस मीन्स, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेजर्ड मोशन होता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। इट इज़ अ रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड syllable that works as a structural element in poetry it is। देखिए इट इज़ अ रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। एक रेगुलर पैटर्न होता है जिसमें स्ट्रेस भी होते हैं, अनस्ट्रेस्ड भी सिलेबल्स होते हैं। जैसे अभी इसके पहले हम बताएं कि स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा, और उसके बाद से क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है पोट्री का। तो उसे क्या बोलते हैं, ये मीटर होता है पोट्री में, जैसे भी मीटर होता है। मीटर में आपको पता है, आपको पेंटामीटर की जो लाइनें होती हैं, ज़्यादातर जो पोएम्स हैं वो पेंटामीटर में ही लिखे गए। उसका रीज़न ये रहा कि अगर उससे कम करते हैं तो बहुत पोएम की लाइन छोटी हो जाती, और आगे करते तो बड़ी हो जाती। इसलिए जो सबसे जो चुनिंदा पार्ट रहा मीटर का, पेंटामीटर रहा। पोएटों ने पेंटामीटर का यूज़ बहुत सारा किया अपनी पोएट्री में। तो ये जो मीटर किस पे होता है, तो मीटर किस पे होता है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड लेवल पे होता है मीटर, वही होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 72 इम्पॉर्टेंट, 71 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल। देखिए अनस्ट्रेस्ड, जैसे अनस्ट्रेस लघु मात्रा फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, वो क्या रहेगा, स्ट्रेस दीर्घ मात्रा। जैसे पहले अनस्ट्रेस रहेगा, फिर क्या रहेगा, फिर स्ट्रेस। तो उस सिलेबल को क्या बोलते हैं, तो उस सिलेबल को बोलते हैं आयम्बिक बोलते हैं, आयम्बिक मीटर बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड देखिए नेक्स्ट जो 73 क्वेश्चन है, अ स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अब यहाँ पे देखिए ठीक उल्टा हो गया, पहले रहा एन, आपका जो 72 रहा वो रहा
एंड अनस्ट्रेस लेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस लेबल इट इज़, तो आयम्बिक मीटर हो गया। इसके ठीक आयम्बिक के उल्टा हो गया, देखिए स्ट्रेस लेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस, इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं, देखिए जो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, अब देखिए ट्रॉस 73 क्वेश्चन पे आते हैं। और स्ट्रेस्ड स्लेबल फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड लेबल इट इज़, इसे बोलते हैं, देखिए ट्रॉसेक और द ट्रॉसी इसको बोलते हैं। और देखिए ठीक है, एक आयम्बिक जो आयम्बिक मीटर है उसके ठीक क्या है, उल्टा है, अपोजिट है, उसमें अनस्ट्रेस्ड लेबल है फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड स्लेबल है, इसमें स्ट्रेस्ड है और फॉलोड बाय क्या अनस्ट्रेस्ड है। तो ये क्या हो गया आपका, तो इसका जो इट इज़ क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं देखिए ट्रॉकिक और द ट्रॉसी, ये आपका क्या है ट्रॉकिक और द ट्रॉसी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। अ फुट मेड अप ऑफ 2 स्ट्रेस्ड स्लेबल, देखिए एक फुट जो होता है मेड अप ऑफ 2 स्ट्रेस्ड स्लेबल, तो इसमें क्या होती है 2 स्ट्रेस्ड स्लेबल होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्पॉन्डीज बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 स्लेबल्स, ये इसमें क्या होते हैं 3 स्लेबल्स होते हैं। द फर्स्ट स्लेबल इज स्ट्रेस्ड, पहला क्या होता है स्ट्रेस्ड होता है, एंड द रिमेन 2 स्लेबल्स आर अनस्ट्रेस्ड, देखिए और बाकी के जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं। इट मीन्स इसमें 3 स्लेबल होगा, पहला क्या होगा, पहला स्ट्रेस्ड होगा और बाकी जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, वो आपके अनस्ट्रेस्ड होंगे। तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं डॉक्टिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। इट इज़ द टोटल अपोजिट ऑफ डॉक्टिल, जैसे अभी हमने डॉक्टिल ऊपर पढ़ा, तो इसका क्या होता है, टोटल अपोजिट होता है डॉक्टिल का। इट हैज़ 3 स्लेबल्स, इसमें भी 3 स्लेबल्स होते हैं। वेयर द फर्स्ट 2 स्लेबल्स आर अनस्ट्रेस्ड, लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें पहले जो दोनों होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं और लास्ट जो होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रेस्ड होता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं एनापेस्टिक बोलते हैं, इसे एनापेस्टिक, ये मीटर हो गया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 77। आयम्बिक एंड एनापिस्ट आर नोन एज, देखिए अभी जो आयम्बिक मीटर और एनापिस्ट मीटर की जो बात हुई, तो इसको दूसरा नाम भी इसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं राइजिंग मीटर, इसे बोलते हैं। आयम्बिक और एनापिस्ट को अगर बोला जाए आल्सो नोन एज, तो इसे क्या बोलते हैं, राइजिंग मीटर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 78 जो है, आयम्बिक मीटर इज कॉल्ड द राइजिंग मीटर बिकॉज, जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा कि आयम्बिक और एनापिस्ट जो है वो नोन एज राइजिंग मीटर, तो इसे राइजिंग मीटर क्यों बोलते हैं, तो राइजिंग मीटर इसलिए बोलते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है द स्ट्रेस फॉल्स एट द एंड ऑफ द फुट, तो इसमें जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, वो अंत का जो फुट होता है ना उस पर क्या होता है, वो फॉल होता है, उस पर वो गिरता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आपका राइजिंग मीटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 79। ट्रॉसी एंड डॉक्टिल आर नोन एज, जो ट्रॉसी और ऊपर हम पढ़े हैं ट्रॉसी या ट्रॉकिक, उसका दूसरा नाम भी है ट्रॉकिक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एक दूसरा नाम भी है इसका, तो ये होता है आपका फॉलिंग मीटर, ये आपका फॉलिंग मीटर है, ये आपका फॉलिंग मीटर है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा कि आयम्बिक और एनापिस्ट को हम राइजिंग मीटर बोलते हैं और ट्रॉसी और डॉक्टिल को क्या बोलते हैं, हम फॉलिंग मीटर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा आपको कि इसको क्यों ट्रॉसी और डॉक्टिल को क्यों हम फॉलिंग मीटर बोलते हैं, ये आपका क्वेश्चन 80 है कि ट्रॉसी एंड डॉक्टिल आर नोन एज फॉलिंग मीटर बिकॉज, क्यों इसको हम बोलते हैं, तो यहाँ देखिए देयर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस एट द बिगिनिंग, इसलिए बोलते हैं कि इनका जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, वो बिगिनिंग में होता है और उसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस क्या होता है, वो लास्ट में होता है, फॉलिंग में होता है। यहाँ देखिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 81 जो है, द सिलेबल्स कैन बी, जो सिलेबल्स होते हैं, जो शब्दांश होते हैं, जो सिलेबल्स होते हैं वो किस रूप में हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं एसेंटेड एंड अनएसेंटेड, जैसे लघु मात्रा दीर्घ मात्रा, एकदम इस दोनों में क्या होते हैं, वो वर्ड होते हैं आपके एसेंटेड और अनएसेंटेड।
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखिए, एसेंटेड इज़ आल्सो कॉल्ड। देखिए एसेंटेड को क्या होता है, हम एक और नाम देते हैं स्ट्रेस्ड, और इसी से रिलेटेड अनएसेंटेड इज आल्सो कॉल्ड, ये होता है आपका अनस्ट्रेस्ड। तो यहाँ पे जैसे देखिए अनस्ट्रेस्ड हो गया, यहाँ पे अनएसेंटेड, ये अनएसेंटेड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही हमने लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये करेक्ट नहीं है 83 में। तो यहाँ पे जैसे देखिए क्या है, आपको जो हुआ कि द सिलेबल्स कैन बी 81, तो जो सिलेबल्स हो सकते हैं किस में हो सकते हैं, एसेंटेड और अनएसेंटेड में। एसेंटेड को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस्ड, जो कि क्या होता है, दीर्घ मात्रा होता है, और अनएसेंटेड को क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेस्ड बोलते हैं। ये देखिए लघु मात्रा हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेंजा मेड अप ऑफ 3 पोइटिक लाइन्स इज कॉल्ड। जो स्टेंजा होती है ना, वो क्या होती है आपकी, ये 3 लाइनों वाली होती है पोइटिक लाइन्स, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्राइप्लेट। 3 स्टेंजा जो होती है, जो स्टेंजा की 3 लाइन वाली जो स्टेंजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइप्लेट बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है इसी से, स्टेंजा कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स इज कॉल्ड। और जो 4 लाइन की स्टेंजा होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्यूट्रेन बोलते हैं। इसे हिंदी में आप चौपाई भी कह सकते हैं, इसे क्यूट्रेन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86 was formed the consist of 8 iambic pentameter lines followed by a 9th line of 6 iambic feet and Alexandrine followed by a 9th line of 6 iambic feet and Alexandrine it is। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ वर्स फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 8 iambic pentameter लाइन्स। करें इसमें जो वर्स होती है, जो पोएम वगैरह कोई होती है, तो इसमें कंसिस्ट होता है 8 iambic pentameter लाइन्स होती है इसमें, और उसके बाद से फॉलोड होती है, यानी कि उसके बाद से एक 9 जो लाइन होती है वो क्या होती है, वो 6 iambic feet में होती है, जिसको अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। अभी इसके ऊपर हमने अलेक्जेंड्राइन के बारे में बताया। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेंसेरियन स्टेंजा बोलते हैं। और इसे स्पेंसेरियन स्टेंजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जो यूज़ किया था, स्पेंसर ने इसका यूज़ किया था। इन्होंने, स्पेंसर ने क्या किया था, स्पेंसेरियन स्टेंजा का यूज़ किया था, इसीलिए इसको स्पेंसेरियन स्टेंजा हम बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसेरियन स्टेंजा। देखिए यहाँ पे जो इसका राइम स्कीम जो होता है, ये होता है, ये इसका राइम स्कीम है AB BC BC C। तो देखिए यहाँ पे AB उसका BC BC C, इसका क्या हो गया, ये 9 लाइन्स की स्टेंजा होती है। जो स्पेंसेरियन स्टेंजा होती है क्या होती है, लाइन्स की होती है, जिसमें आपके क्या होते हैं 8 जो iambic पेंटामीटर की लाइन होती है, और लास्ट जो लाइन होती है ना वो क्या होती है, वो 6 iambic लाइन होती है, iambic feet की लाइन होती है, जिसको अलेक्जेंड्राइन भी बोलते हैं। तो ये कई एग्ज़ाम में TGT PGT में भी ये क्वेश्चंस पूछ रखा है, कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा है कि अलेक्जेंड्राइन का फिट क्या होता है, 6 iambic feet होता है। उसके बाद से किसके, वो स्पेंसेरियन स्टेंजा की जो लास्ट लाइन जो फॉलो करती है उसे क्या कहते हैं। इस तरह से कई बार ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 88, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ द अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। देखिए जो हाइपरबोल है तो ये इसका अपोजिट कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो देखिए इसका अपोजिट जो होता है ये होता है लाइटोटेज जो है, लाइटोटेज जो है आपका क्या है, इसका हाइपरबोल का अपोजिट होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 89, इन विच फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल लिटरेचर द बर्ड्स एंड बिस्ट आर मेड टू थिंक एंड एक्ट लाइक मैन ऑल टीच सम मॉरल। देखिए करें कि राइटर जो होते हैं ना वो बात करते हैं अपने में, किसकी बात करते हैं, वो पशु पक्षियों की को लेके कहानियाँ कहते हैं। तो जो कहानियाँ होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, उन कहानियों को क्या नाम दिया गया, उसको स्टोरी नहीं बोलते हैं, उसे हम फेबल बोलते हैं। फेबल क्या होता है, पशु पक्षियों पे आधारित वो कहानियाँ होती हैं। यहाँ देखिए अब
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 90। एलेगोरीज आर हेवी इन, जो एलेगरी होता है वो हेवी होता है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किसका किया गया जाता है? तो सिम्बलिज्म का यूज़ किया गया होता है एलेगरी में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। द हीरोइक कपलेट इज़ अ पेयर। आप देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि हीरोइक कपलेट जो होता है, हीरोइक कपलेट किसका पेयर होता है? द 2 राइमिंग लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। देखिए इसमें 2 लाइन्स होती हैं। कपलेट आप जानते हैं दोहा होता है, और दोहा जैसे आप पढ़े होंगे कबीरदास, बिहारी, इन लोग के क्या हैं? दोहे हैं। तो 2 लाइन का जो होता है उसे हम दोहा बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। तो वही करें कि द हीरोइक कपलेट हुआ जो एक तरह से वीरता के कारनामे की बात की गई रहती है। हीरोइक कपलेट में एक हीरोइक अंदाज में बातें बताई गई रहती हैं। तो उसका क्या होता है? 2 राइमिंग लाइन्स, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया होता है हीरोइक कपलेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट? देखिए वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो स्टेटमेंट होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से मतलब बताया गया रहता था। ओवर की बात की गई, ओवर स्टेटमेंट यानी कि बढ़ा चढ़ा के बात की गई रहती है। तो बढ़ा चढ़ा के बात आपको पता है हाइपरबोल जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है उसमें किया गया रहता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 93। अ रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। अब देखिए करें, रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। रेपिटेशन ऑफ साउंड होता है, किस में रेपिटेशन ऑफ साउंड होता है? तो ये आपका एलिटरेशन होता है। अनुप्रास अलंकार होता है, हिंदी में भी आपका समझ सकते हैं अनुप्रास अलंकार, जैसे तरन तरुजा टमाल तरुअर बहु छाए जो है आपका एक बहुत फेमस गाना भी है, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर। तो इसमें क्या अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो एलिट्रेशन होता है, इसमें जो वर्ड्स होते हैं उसका क्या होता है? वो सीक्वेंस होता है एलिट्रेशन में। अगला देखिए जो क्वेश्चंस हैं 94। एंटीथेसिस एंड एपिग्राम आर सच अ फिगर ऑफ स्पीच आर बेस्ड ऑन। देखिए अभी इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि जो एंटीथेसिस रहा वो किस पे रहा, इस पे क्वेश्चंस भी बने थे कुछ MCQ। तो ये कंट्रास्ट पे होता है। तो कंट्रास्ट पे केवल एंटीथेसिस ही नहीं होता है, आपका एंटीथेसिस ही नहीं होता है, बल्कि क्या होता है एपिग्राम भी होता है। एपिग्राम का प्रयोग सबसे ज़्यादा आपने सर फ्रांसिस बेकन ने अपने प्रोज वर्क में किया हुआ है, इसीलिए उनकी स्टाइल को एपिग्रामेटिक स्टाइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए क्या है कि इन्होंने कहा कि जो एंटीथेसिस है और एपिग्राम है वो फिगर ऑफ स्पीच है वो किस पे बेस्ड होता है? तो कंट्रास्ट पे होता है, एक विरोधाभास बातें की गई रहती है उसमें, कंट्रास्ट उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स। जो एंटी क्लाइमैक्स है उसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है? ये आपका बैथहॉस है, ये आपका दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 96। क्लाइमैक्स इज़ ए ग्रीक वर्ड विच मीन सिग्निफाइज। जैसे जो क्लाइमैक्स है वो क्या एक ग्रीक वर्ड है जो सिग्निफाइज करता है किसको? अ लैडर। एक लैडर को क्या करता है? वो सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 जो है निगेटिव कैपेबिलिटी इज़ अ फ्रेज फर्स्ट यूज्ड बाय। जो निगेटिव कैपेबिलिटी है ये पहली बार किसके द्वारा यूज़ किया गया? तो जॉन किट्स, जो कि एक रोमांटिक पोएट रहे, बहुत ही ग्रेट पोएट रहे जॉन किट्स। तो इनके द्वारा क्या किया गया? आपके नेगेटिव कैपेबिलिटी फ्रेज का यूज़ किया गया फर्स्ट टाइम। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज़ रिटन ऑन द टॉप ऑफ द फॉर्मल लेटर। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं, इससे लेटर जो होता है जनरली हम सबको पता है कि जो लेटर है वो क्या होता है? फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। तो जो फॉर्मल लेटर है तो उसके टॉप जो होता है, टॉप ऊपर हम क्या लिखते हैं? तो देखिए यहाँ पे पहले हम जो सेंडर्स एड्रेस होता है वो हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ प्लेस्ड बिलो द सेंडर्स एड्रेस। जो सेंडर्स एड्रेस जो हम लिखते हैं उसके नीचे हम क्या लिखते हैं? तो उसके नीचे क्या करते हैं? हम डेट लिखते हैं। उसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन भी एकदम सेम है, इसी से रिलेटेड है कि वेयर इज़ द रिसीवर्स एड्रेस प्लेस्ड इन फॉर्मल लेटर। इससे फॉर्मल लेटर में जो रिसीवर का एड्रेस कहाँ हम लिखते हैं? तो जस्ट बिलो द डेट। इट मीन्स
फॉर्मल लेटर में समझ लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, डेट के बाद से फिर क्या करते हैं, रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 100। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन टू शो द पर्पस ऑफ अ लेटर। जो पर्पस ऑफ लेटर होता है उसका जो कह रहे हैं कि क्या होता है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन को जो हम शो करते हैं, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन टू शो, व्हाट इज़ द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन टू शो द पर्पस ऑफ लेटर। कह रहे हैं कि एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एक लेटर को शो करने के लिए। तो ये देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये सब्जेक्ट जो होता है, फॉर्मल नोटिस देना होता है हमको, जो हम लेटर लिखते हैं तो एक फॉर्मल नोटिस देना होता है। क्वेश्चन नंबर 101 जो है, रिज्यूम इज़ ए टूल। जैसे रिज्यूम जो बनाते हैं हम, रिज्यूम जो होता है, रिज्यूम, बायोडाटा, करिकुलम वीटे, ये सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये सारी की सारी चीज़ें, थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस होता है इसमें। तो रिज्यूम जो है, रिज्यूम इज़ ए टूल, तो रिज्यूम एक टूल होता है टू विन एन इंटरव्यू। जैसे हम एक एप्लीकेशन देते हैं, रिज्यूम देते हैं किसी कंपनी को, किसी ऑफिस में या कहीं पर भी जॉब के लिए, तो हमारा जो एप्लीकेशन होता है और जो रिज्यूम होता है, तो मेन उसका पर्पस जो होता है, एक टूल होता है, क्या होता है, टू विन एन इंटरव्यू जो होती है उसको विन करना होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 102, इन अ रिज्यूम वेयर यू शुड कीप योर करियर गोल। अब देखिए करें कि एक रिज्यूम में आप अपने करियर गोल को कहाँ पे मतलब आप रखते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव जो हम लिखते हैं ना, उसी में हम क्या करते हैं, अपने करियर वाले गोल को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 जो है, रिज्यूम इज़ अ फ्रेंच वर्ड। अब देखिए जो रिज्यूम जो है वो क्या एक फ्रेंच वर्ड है, रिज्यूमर, फ्रेंच वर्ड रिज्यूमर है, उसी से ये लिया गया है, फ्रेंच वर्ड है। तो यहाँ पे जैसे देखिए जो रिज्यूम इज़ अ, ये फ्रेंच वर्ड हो गया, और फ्रेंच वर्ड कौन सा है, रिज्यूमर है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम अप, ये भी समझ लीजिए आप, इसका मतलब क्या होता है, रिज्यूम, एक बार और समझ लीजिए, रिज्यूम जो है एक फ्रेंच वर्ड है, और फ्रेंच वर्ड कौन सा है, रिज्यूमर है, ER इसमें जोड़ देंगे बस, और उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, सम अप होता है। क्वेश्चन नंबर 104, अ वेरी प्लेन रिज्यूम डिजाइनेड टू बी डिलीवर्ड बाय ईमेल और एन ऑनलाइन ई फॉर्म इज़ अ। अब देखिए करें कि बहुत ही प्लेन एक रिज्यूम होता है, डिज़ाइन होता है, डिलीवर होता है बाय ईमेल और ऑनलाइन फॉर्म, तो इस रिज्यूम को हम क्या बोलते हैं, तो इस रिज्यूम को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिज्यूम, इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 105, अ वर्ड प्रोसेस्ड रिज्यूम डिजाइनेड टू बी विजुअली अपीलिंग इज़। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यह वर्ड प्रोसेस्ड रिज्यूम डिजाइनेड टू बी विजुअली अपीलिंग इज़ अ, ये क्या है, तो ये आपका है प्रिंट रिज्यूम है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 106, एन एप्लीकेंट शुड ऑलवेज प्रिंट देयर रिज्यूम ऑन पेपर। जैसे देखिए जो एक एप्लीकेंट है उसको हमेशा लिखना चाहिए अपने रिज्यूम को, तो किस पेपर पे लिखना चाहिए, ये देखिए कभी कभी क्या होता है, लोग रिज्यूम वगैरह या लेटर वगैरह क्या करते हैं, ऐसे मतलब लिख देते हैं, लेकिन वाइट एंड लाइट कलर जो होते हैं, जो हल्के कलर होते हैं, या तो वाइट पेज पे लिखिए, नहीं तो लाइट कलर जो होता है उस पर हम क्या करते हैं, अपने रिज्यूम को लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, CV इज़ 107, CV इज स्टैंड फॉर। अभी CV की बात हम ऊपर कर रहे थे, तो CV इज स्टैंड है, यानी कि CV का पूरा जो फॉर्म है क्या है, ये है करिकुलम वीटे है ये आपका, और इसी से रिलेटेड 108 जो क्वेश्चन है, द वर्ड CV इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। जो CV है करिकुलम वीटे जो है किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका लैटिन वर्ड है, ये आपका लैटिन वर्ड, आपका ये लैटिन वर्ड है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 है, हु कंपाइलेड द इंग्लिश डिक्शनरी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। करेक्ट, हु कंपाइलेड द इंग्लिश डिक्शनरी फॉर द फर्स्ट टाइम, इसमें देखिए आता है, नाम आता है सैमुअल जॉनसन का नाम आता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 110, अ फिक्शियस प्रोज नैरेटिव ऑफ अ बुक लेंथ
typically representing character and action with some degree of realism is called। ये देखिए यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर आपका नॉवल हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 111, अ शॉर्ट वर्क ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नॉन फिक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड अ कन्वर्सेशनल मैनर इज नोन एज। करें कि एक शॉर्ट वर्क होता है ऑटोबायोग्राफिकल नॉन फिक्शन का एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क होता है बाय अ सेंस ऑफ इंटीमेसी ऑफ कन्वर्सेशनल मैनर इज़ नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं पर्सनल एस्से, उसको हम पर्सनल एस्से बोलते हैं। अगला जो है क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन चूँकि एक से रिलेटेड इसलिए इसको हमने यहाँ ऐसे कर दिया। द फुल फॉर्म ऑफ आरपी, जो फुल फॉर्म है आरपी का ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिसीव्ड प्रोनंसिएशन। ये आरपी का जो फुल फॉर्म है ये है रिसीव्ड प्रोनंसिएशन। और यहाँ देखिए इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज़ आरपी? आरपी है क्या? यहाँ पे कि द एसेंट, आरपी क्या है? द एसेंट जनरली रिगार्डेड एज द स्टैंडर्ड एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस फॉर्म ऑफ स्पोकन इंग्लिश। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होता है एक ऐसा एसेंट होता है जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस होता है और स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। यही क्या होता है? आपका रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 114, अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज़ अ peculiar टू स्पेसिफिक रीजन और अगला क्वेश्चन नंबर 114, अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज़ peculiar टू स्पेसिफिक रीजन और सोशल ग्रुप इज़ कॉल्ड। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है लैंग्वेज का जो कि पिक्यूलियर होता है टू स्पेसिफिक रीजन, एक खास किसी रीजन क्षेत्र और सोशल ग्रुप या किसी सोशल ग्रुप के बारे में वर्णन किया है, तो उसे डायलेक्ट कहते हैं। डायलेक्ट जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं कि कौन सा डायलेक्ट यूज़ किया गया है, वहाँ पे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि गांव है तो गांव में क्या होती है आपकी भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। आप फॉरेन में चले जाइए तो वहाँ क्या होते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच में फ्रेंच बोला जाता है। तो एक जो डायलेक्ट होता है अलग अलग कंट्री का, अलग अलग लोकेलिटी का एक अलग डायलेक्ट होता है। तो उसी की ये बात कर रहे हैं कि जो रीजन से रिलेटेड होता है, जैसे क्षेत्रीय भाषा हो गई आपके सोशल ग्रुप, और एक सोशल ग्रुप में उसको बोला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे डायलेक्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 114 सेम है, 115 क्वेश्चन होगा कि द वर्ड पोर्टमांटेयू वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। देखिए द वर्ड जो है पोर्टमांटेयू वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, करेंगे जो पोर्टमांटेयू जो वर्ड है ये पहली बार किसके द्वारा यूज़ किया गया था? तो पहली बार यूज़ किया गया था, ये देखिए आपका करेक्ट आंसर है ये लुइस कैरल फॉर हिज करेक्टर हम्पटी डम्पटी। हम्पटी डम्पटी एक बहुत ही फेमस पोएम है, छोटे बच्चे इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए लुइस कैरल ने हम्पटी डम्पटी का जो करेक्टर की जो बात किया, तो उसी के लिए इन्होंने क्या किया था? पोर्टमांटेयू वर्ड का यूज़ किया था पहली बार। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 114 जो है क्वेश्चन है व्हाट डज़ मॉर्फोलॉजी स्टडी। देखिए हम मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, क्या अध्ययन करते हैं? तो वर्ड स्ट्रक्चर, जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या बताता है? वो वर्ड स्ट्रक्चर को क्या करता है? वो बताता है। 115 पे आते हैं क्वेश्चन 115, व्हाट इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है क्या? देखिए एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन होता है, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं अपने किसी भी चीज़ को, जैसे ऑफिस हुआ, कॉलेज हुआ, तो इसमें हम अपने टूल्स को, अपने एबिलिटी को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्या करते हैं? बता सकते हैं। किसी टॉपिक को लेके, आप लिटरेचर का हो या अदर किसी भी टॉपिक को लेके हम इसको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। तो ये क्या है? ये है एक आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग देखिए है अ सोशल मीडिया वेबसाइट और वेब पेज रेगुलरली अपडेटेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सनल ऑफ
ओपिनियंस और एक्सपीरियंस। देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ ब्लॉग, अगर पूछ दिया कि ब्लॉग क्या है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अ सोशल मीडिया वेबसाइट और वेब पेज रेगुलरली अपडेटेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन स्मॉल ग्रुप अबाउट पर्सनल ओपिनियंस और एक्सपीरियंस, व्हाट इज़, इसे क्या है, ये इसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ब्लॉग। या व्हाट इज़ ब्लॉग, ब्लॉग क्या है, तो जो आंसर दिया हुआ जो मैंने अभी पढ़ा कि अ सोशल मीडिया वेबसाइट और वेब पेज रेगुलरली अपडेटेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन सोशल ग्रुप अबाउट पर्सनल ओपिनियंस और एक्सपीरियंस, यही क्या है आपका ब्लॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 117, रेज्यूम सीबी राइटिंग इज़ आल्सो नोन एज, देखिए रेज्यूम हुआ या सीबी हुआ, करिकुलम विटेज हुआ, उसका दूसरा नाम क्या है आप सब जानते हैं, बायोडाटा। बायोडाटा जो है। अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, मॉनिटर इज़ एन जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर में वो क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, सफारी, क्रोम एंड ओपेरा आर द, देखिए जो सफारी है, क्रोम है एंड ओपेरा आर द, ये क्या है, तो ये सर्च इंजन है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक, अगर मान लीजिए सफारी हुआ, क्रोम हुआ, ओपेरा हुआ, कोई टॉपिक है, अगर हम किसी राइटर के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हम क्रोम पे जाते हैं, सफारी है, ओपेरा पे जाते हैं, उस पर टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, तो उनके बारे में तमाम आंसर क्या होते हैं, खुल आते हैं और उनको हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से ही पूछा जा सकता है, जैसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सर्च इंजन क्या है, व्हाट इज़ सर्च इंजन, उसमें ऑप्शन दे देगा, सफारी दे देगा, क्रोम देगा, ओपेरा देगा, एक अलग नाम दे देगा, और ऐसे दे सकता है कि सफारी, क्रोम एंड ओपेरा, और उसके बाद से चौथा दे देगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये आप जैसे बस आप आंसर पे ध्यान दीजिए कि आंसर क्या है किस क्वेश्चन का। क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगर पूछा जा रहा है, आप आंसर अगर आप जान रहे हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप उसको कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, याहू, जीमेल एंड आउटलुक प्रोवाइड, देखिए जो याहू है, जीमेल है और आउटलुक है वो प्रोवाइड करते हैं, तो क्या प्रोवाइड करते हैं, ईमेल सर्विस। जैसे हम अपना मेल बनाते हैं तो या तो याहू पे बनाते हैं, जीमेल पे बनाते हैं, आउटलुक पे बनाते हैं, तो ये सब क्या है, एक ईमेल सर्विस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, एन ऑफिशियल लेटर इज़ रिटन इन, देखिए एक ऑफिशियल लेटर जो होता है वो किस में लिखा जाता है, तो फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 122, वाई डू वी सेंड ईमेल्स, देखिए हम ईमेल क्यों भेजते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल, हम अपने शेयर डॉक्यूमेंट्स या फाइल कोई होती है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स और फाइल को शेयर करने के लिए क्या करते हैं, हम ईमेल किसी को करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23, अ प्रेजेंटेशन इज सेव्ड विथ एन एक्सटेंशन, जो एक प्रेजेंटेशन होता है सेव्ड विथ एन एक्सटेंशन, तो किस रूप में होता है सेव्ड, तो वो पीपीटी, अभी इसके पहले हमने पीपीटी के बारे में जाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन जो है, अ जॉब एप्लीकेशन लेटर प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेटिव अबाउट योर, जैसे आप किसी जॉब के लिए आप एप्लीकेशन लिखते हैं या लेटर लिखते हैं तो या और इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें आप बताते हैं, किस चीज़ को दिखाते हैं, तो उसमें दिखाया जाता है अपने एक्सपीरियंस को, अचीवमेंट को एंड स्किल्स को। हम अपने एक्सपीरियंस उसमें बताते हैं, फिर हमने क्या अचीवमेंट किया उसको बताते हैं, और स्किल हमारी क्या है, हम किस स्किल पे काम कर सकते हैं, इसके बारे में ही हम क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, द RTI एप्लीकेशन इज़ एड्रेस्ड टू, जो RTI एप्लीकेशन होता है वो किसको एड्रेस किया जाता है, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं उनको क्या करते हैं हम, ये RTI एप्लीकेशन हम एड्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्या आपको बताया है, ये 125 क्वेश्चंस इसमें टाइप हुए हैं, लेकिन कई जगह पे मिस प्रिंट हो गया है, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चंस 125 से ज़्यादा हैं, करीबन 130 क्वेश्चन के लगभग हैं ये, और सारे के सारे क्या हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये देखिए। और ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके BA फर्स्ट सेमेस्टर ENG 101 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर के लिए।
लेकिन अदर एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल हो सकते हैं। ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका दिन शुभ हो।